जैन आज हम लोग जानेंगे ब्लड के क्लोटिंग के बारे में। इसके फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड के कितने प्रकार होते हैं तथा ब्लड में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है, रुधिराणुओं का कितना प्रतिशत होता है, रुधिराणुओं के कितने भाग होते हैं। इसके तीनों भागों के बारे में हम लोग जान चुके थे फर्स्ट पार्ट में। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को हम लोग बिंबाणु के नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम लोग जानेंगे ब्लड क्लोटिंग कहते हैं किसे, ब्लड का थक्का जमना क्या कहलाता है तथा ब्लड का क्लोटिंग होता कैसे है। किसी भी मानव शरीर में कट जाने के बाद फाइब्रिन का जाल बन जाने की क्रिया ही रक्त का थक्का जमना कहलाता है। इसकी जो क्रिया होती है इसे हम लोग टेक्निकल नाम में कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। रक्त का थक्का जमने की क्रिया कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। कैस्केडिंग का टाइमिंग होता है 4 मिनट या 4 मिनट में ब्लड जमकर फिट हो जाना चाहिए। यदि व्यक्ति स्वस्थ है, सामान्य अवस्था में है, तो सामान्य अवस्था में उसका ब्लड इतना 4 मिनट में जम जाना चाहिए। इसी 4 मिनट को हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग टाइमिंग। यही होता है कैस्केडिंग टाइम। कैस्केडिंग टाइम 4 मिनट होता है। इसी 4 मिनट में ब्लड जमकर सही हो जाना चाहिए। अब इसको देखेंगे हम लोग ब्लड कितने स्टेप में ब्लड जमता है। तो ब्लड जमता है 4 स्टेप में। ब्लड जमने के स्टेप होते हैं 4। इसका पहला हम लोग देखेंगे थ्रोम्बोसाइट। जो थ्रोम्बोसाइट इसका फर्स्ट स्टेप है, थ्रोम्बोसाइट को हम लोग कहते हैं प्लेटलेट या बिंबाणु के नाम से जानते हैं। जब कहीं पर कट जाएगा तो यह थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट निकलेगा और जाएगा वायु के संपर्क में। जब यह वायु के संपर्क में आता है तो थ्रोम्बोसाइट बना लेता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब इसको हम लोग आते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में आएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन आने के बाद अब देखेगा शरीर में कहां पर उपस्थित है कैल्शियम। कैल्शियम को जगाएगा, अकेले नहीं जाएगा अब जमाने के लिए, कैल्शियम को जगाएगा और कैल्शियम तुरंत जाएगा तो इसको कहेगा रुको भाई रुको, हम लोग अकेले अकेले नहीं जाएंगे, हम लोग चलेंगे किसी एक व्यक्ति को और लेकर। और हमारे दिमाग में एक व्यक्ति का ऐसा नाम है जो हमारे शरीर में कुंभकर्ण का काम करता है, वो सोया रहता है और जो है उसको हम लोग जगाएंगे तो वह जाल बनाना स्टार्ट कर देगा। और जब जाल बन जाएगा तो जितने भी अंदर से अब तत्व आ रहे हैं वो उसी जाल में फंस जाते हैं। तो वही तत्व होता है प्रोथ्रोम्बिन। यही प्रोथ्रोम्बिन कुंभकर्ण का काम करता है। जब तक यह निष्क्रिय रहेगा यानी सोया रहेगा तब तक इसे हम लोग कहेंगे प्रोथ्रोम्बिन। जब यह सक्रिय हो जाएगा तो सक्रिय होने के बाद यही बन जाता है थ्रोम्बिन। जब निष्क्रिय था यानी सोया था तो प्रोथ्रोम्बिन, जब जाग गया तब थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन को हम लोग लाएंगे तीसरे स्टेप में। थ्रोम्बिन मिलेगा फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन से। फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन हम लोग पढ़े थे प्लाज्मा में, प्लाज्मा का प्रोटीन होता है। तो अब ये क्या काम करेगा, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन दौड़ते दौड़ते जाएगा फाइब्रोनोजेन प्रोटीन से, कहेगा ये भाई चलो ना, कहीं पर कट गया है उसको हम लोग जमाते हैं। जो ही जाएगा जमाने के लिए तो यह बना लेगा थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन से बना लेता है फाइब्रिन। और फाइब्रिन होती है एक जाल के आकार का, यह होती है ऐसी जाल। यह जाल के आकार का जब बन गया अब इसी फाइब्रिन नामक जाल में आरबीसी आकर फंस जाएगा, डब्ल्यूबीसी आकर फंस जाएगा, प्लेटलेट आकर फंस जाएगा। अब हो गया फाइनल, रक्त का थक्का यहीं पर जम गया, रक्त का थक्का बन गया। इसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के फलस्वरूप इसको देखते हैं कैसे इसका होता है ब्लड का थक्का जमना। ब्लड के जमने की क्रिया कहलाती है कैस्केडिंग प्रोसेस। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट को कहते हैं, या प्लेटलेट वायु के संपर्क में आएगा बनाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा और कैल्शियम के पास जाकर बोलेगा किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर चलो जो जाल बनाने में सहायता प्रदान करे। तो यह कुंभकर्ण को जगाता है प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन रहेगा निष्क्रिय, यह बना लेगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन आएगा और फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन को मिलाकर बनाएगा फाइब्रिन। और फाइब्रिन बना लेती है एक जाल के समान। जब यह फाइब्रिन जाल बना लेगी तो इसी जाल में आकर जितने भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट रहेंगे आकर इसी जाल में फंस जाएंगे। और इसी जाल में फंसने के बाद ये लोग काम क्या कर लेंगे, रक्त का थक्का बना देंगे। अब हम लोग आगे जानेंगे रक्त थक्का बनाने में कौन कौन से तत्व सहायता प्रदान करते हैं, कौन कौन से तत्व काम करते हैं रक्त को थक्का बनाने में। देखिए यदि पूछे कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा रुधिराणु काम करता है तो आप लोग क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट। अभी इसको ऊपर पढ़े हैं, थोड़ा सा आप लोग दिमाग पर जोर देंगे जान जाएंगे।
रुधिराणु कौन सा होता है तो थ्रोम्बोसाइट। यदि प्रोटीन के बारे में बोले तो इसमें हम लोग दो प्रोटीन पढ़े हैं, एक पढ़े हैं फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों प्रोटीन होते हैं, ये दोनों ही प्रोटीन जमाते हैं ब्लड को। अब यदि तत्व के बारे में पूछे तो तत्व याद कीजिए, कौन गया था प्रोथ्रोम्बिन को जगाने के लिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलकर कौन गया था, कैल्शियम। तो तत्व कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम गया और जगाया प्रोथ्रोम्बिन को, जगिए चचा जगिए, कहीं ना कहीं कुछ ना गड़बड़ हो गया है। तो अभी जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, इसको पहले से सूचना दी गई रहती है कि जो ही आपको कोई जगाएगा तो आपको इतना पता हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं पर कट गया है और आपको अब जाकर वहां पर ब्लड को जमाना है। तो तत्व के बारे में पूछे तो कैल्शियम। विटामिन या जो होता है, विटामिन जमाने के काम में तो आता है, लेकिन जितने ही जमाने वाले तत्व होते हैं, जितने जमाने वाले ये सब है, कैस्केडिंग प्रोसेस में जितने प्रोटीन या प्लेटलेट काम करते हैं, इन सभी को सक्रिय करके रखता है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ब्लड को थक्का कौन जमाता है, विटामिन के। विटामिन के बच्चों वाला सवाल होता है, यह सिर्फ इसको सक्रिय करके रखता है। विटामिन के जितने भी ये सब होते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस के तत्व, तो इन सभी को सक्रिय करके रखता है। अब हम लोग देखेंगे कि एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन क्या होता है। यह भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन। यदि हम लोगों के शरीर में सब तीनों उपस्थित रहेंगे, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं रहेगा तो शरीर में तब तो कहीं पर ब्लड जम जाएगा, और जब ब्लड मान लेते हैं हार्ट में जम गया तब आ जाएगा हार्ट अटैक, आदमी की हो जाएगी मृत्यु। अब वहां पर हो गई दिक्कत। तो इसके लिए जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक गजब यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, इसका पता ही नहीं चलता है किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। दिक्कत होने भी नहीं देगा, दिक्कत होने वाला उसमें कोई तत्व बनाया भी रहेगा, काम करने वाला एक बनाया है, काम को रोकने वाला एक बनाया है। इन सब चारों को बनाया है कि तुम लोग ब्लड जमाना। एक इसी में बना दिया है एंटी क्लॉटिंग, मतलब ब्लड को नहीं जमने देगा। एंटी क्लॉटिंग इसी में प्रोटीन बनाता है जिसका नाम रहता है हिपेरिन। हिपेरिन एकदम बीएसएफ जैसे घूमता रहेगा, अरे प्रोथ्रोम्बिन तुमको नहीं जमाना है ब्लड, इधर नहीं, जहां पर कटेगा वहां जमाना है। प्रोथ्रोम्बिन एकदम सुस्त रहेगा, हिपेरिन से बोलेगा ठीक है नहीं जमाएंगे। थ्रोम्बोसाइट तुम भी साइड, यहाँ नहीं जमाना, काट देंगे यहाँ पर जमाए तो थ्रोम्बोसाइट सबको यहाँ अड़का कर रखता है, सबको डरा धमका कर रखेगा हिपेरिन। लेकिन हिपेरिन की एक खासियत होती है, यह जो ही वायु के संपर्क में आएगा, और वायु होता है इसका दुश्मन, और वायु में के संपर्क में आने के बाद हिपेरिन की हो जाती है मृत्यु। ठीक, यहाँ तक समझ आया आप लोग को। जब हिपेरिन की हो जाती है मृत्यु तो ये सब एकदम इंतजार करते रहे, चलो चलो देखते हैं कब तक तुम हम लोगों को रोकते हो, कहीं पर तो कटेगा, और जहां पर कटेगा वहां तुम जाओगे, और जाने के बाद वायु का संपर्क, वायु से संपर्क होगा और तुम्हारी हो जाएगी मृत्यु। हम लोग वहां जमा लेंगे ब्लड को। अब देखेंगे हिपेरिन। हिपेरिन का काम करेगा, जब कहीं पर कट जाएगा तो वहां पर हिपेरिन जो ही उपस्थित होगा, तो वायु का जो ही इससे संपर्क हुआ, अब हिपेरिन की हो जाएगी मृत्यु। हिपेरिन मरने के बाद वहां पर अब जाल बनना स्टार्ट हो जाएगा फाइब्रिन का। ये सब मिलकर लगेंगे जमाने, बहुत बोल रहा था कि मत जमाना ब्लड, या ये लोग चारों लोग मिलकर जमाने लगेंगे ब्लड को। अब इन लोगों का हम लोग देखें निर्माण कहाँ पर होता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का, प्रोथ्रोम्बिन का और हिपेरिन का निर्माण कहाँ पर होता है। इन तीनों का निर्माण लीवर ही करता है, तीनों का निर्माण करता है, तीनों प्रोटीन का निर्माण लीवर। वो कहते हैं कि मिट्टी एक ही होती है, वही मिट्टी मिर्च भी उगाती है, वही मिट्टी गन्ना भी उगाती है। अब आपका अपने विचार से कैसा विचार रखना है, गन्ना जैसा विचार रखकर मीठा बनना है, या मिर्च जैसे विचार रखकर तीखा बनना है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये मिट्टी एक ही है, यानी अंग एक ही है लीवर, ये उत्पन्न कर रहा है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन को भी और हिपेरिन को। ये दोनों प्रोटीन जमा रहे हैं, हिपेरिन कहेगा कि हम जमने नहीं देंगे। तो यह हो गया इसका निर्माण। हिपेरिन का वायु के संपर्क में आने से हो जाती है मृत्यु। कभी कभी डॉक्टर लोग देखेंगे जब इंजेक्शन लगाते हैं, तो इंजेक्शन लगाने के फलस्वरूप होता क्या उसका, तो उसको जब इंजेक्शन लगाएंगे तो उसको ठोंक ठोंक के उसमें का वायु निकाल लेंगे। पहले वायु निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा दवाइयों को हरे फेंक देंगे, अब इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्शन को इंजेक्ट करने का मतलब कि जब उसको इंजेक्ट करेंगे तो इसमें वायु नहीं होना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर को इतना बात पता है कि जो ही वायु अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे तो अंदर वहाँ हिपेरिन है, और यह हिपेरिन
वायु के संपर्क में आकर मर जाएगा, और जहाँ पर मरेगा वहाँ पर हो जाएगी सूजन। तो कभी कभी डॉक्टर लोग देखेंगे बहुत घबराहट में लगा देंगे ऐसे इंजेक्शन, वहाँ पर सूजन वूजन हो जाती है इंजेक्शन में लगाए हुए स्थान पर, तो वहाँ का हिपेरिन मर जाता है, अर्थात उसमें उन लोगों के इंजेक्शन में वायु था। जब वो मर जाएगा हिपेरिन तो वहाँ पर बन जाएगी सूजन। अब वो दूसरा दिन आएगा और डॉक्टर साहब से बोलेगा, डॉक्टर साहब देखिए ना इधर बहुत सूजन हो गया है, बहुत दर्द कर रहा है। डॉक्टर साहब बोलेंगे, अब कहेंगे तो है नहीं कि हमारा ही गलती था। उससे बोलेंगे बाबू नमक पानी गर्म करो और नमक पानी से इसका करो सेकाई। जब नमक पानी से सेकाई करेंगे तो उस कोशिका में से निकले हुए जितने भी रहेंगे लाइसोसोम आसपास की कोशिकाओं से, वो लाइसोसोम अपना हाइड्रोलिटिक अम्ल छिड़ककर मरे हुए हिपेरिन को वहां से साफ कर देंगे। धीरे धीरे वहां का कोशिका फ्रेश हो जाएगा। तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करेंगे। तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में।